हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास से संबंधित एक टॉपिक विशिष्ट बालक लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। विशिष्ट बालक, विशिष्ट या असाधारण बालक उन बालकों को कहा जाता है जो विभिन्न प्रकार के शील गुणों में सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। इसका अभिप्राय ऐसे बालकों से है जो औसत या सामान्य बालक से मानसिक गुणों में, ज्ञानात्मक क्षमताओं में, न्यूरोक्रियात्मक या शारीरिक गुणों में, सामाजिक व्यवहार में, क्षमता में, संचार में या बहुविकलांगता में विचलित होते हैं या सक्षम होते हैं। इन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार ये 7 प्रकार के हैं। प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, शिक्षण असमर्थता से ग्रसित बालक, व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक, भाषा दोष से ग्रसित बालक, श्रव्य दोष से ग्रसित बालक और बहुविकलांगता से ग्रसित बालक। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिभाशाली बालक। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर पाई जाती है उन बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। जो बच्चे अपने किसी विशिष्ट क्षेत्र में संपूर्ण हो उसे भी प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। यह बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है, वे बालक जो गणित या संगीत या आर्ट या आदि के अभिनय के क्षेत्र में एक या एक से अधिक क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं। उत्तम तार्किक चिंतन, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और समस्या समाधान की अधिक योग्यता, सूचना प्रक्रमण की उच्च गति, सामान्यकरण और विभेदन की योग्यता, सृजनात्मक चिंतन का उच्च स्तर, स्वतंत्र एवं अन्य प्रकार का चिंतन, लंबी अवधि तक अकेला रहकर अध्ययन करने की वरीयता, ये सारी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा कैसे दें। पाठ्यक्रम में समृद्धि, इन बच्चों को सामान्य बच्चों वाले पाठ्यक्रम के साथ साथ थोड़ा कठिन और जटिल पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाना चाहिए। विषय वस्तु में अमूर्तता का गुण अधिक होना चाहिए। दूसरा है विशिष्ट कक्षा का प्रबंध। इन बच्चों के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करना चाहिए। एक जैसे बच्चे होने की वजह से ये सभी अच्छी तरीके से समायोजन कर सकते हैं। इससे बच्चों में प्रतियोगिता का उचित भाव भी बना रहता है। तीसरा है निर्देश। प्रतिभाशाली बच्चों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और आत्मनिर्देशित उद्देश्यों को समझना चाहिए ताकि वे अपने सभी प्रेरित होकर आगे बढ़ सकें। चौथा है योग्य एवं प्रभावकारी शिक्षक। इन बच्चों की शिक्षा के लिए योग्य अध्यापक होने चाहिए। अध्यापक का बौद्धिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है। उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए। उसे शिक्षण सामग्री का पूर्ण ज्ञान और शिक्षण विधियों में पूर्णता हासिल होनी चाहिए। 5वां है सामाजिक अनुभवों व संस्कृति की शिक्षा। ऐसे बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु भी प्रेरित करना चाहिए व संस्कृति के विकास की भी शिक्षा देनी चाहिए। हम बात करेंगे पिछड़े बालक की। पिछड़े बालक से तात्पर्य सामान्यतः ऐसे बालक से होता है जो बुद्धि में अपने समकक्षियों या अपने साथ पढ़ने वालों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। वे अपने स्कूल के जीवन के बीच में अपनी आयु के यानी कि अपने समकक्ष के नीचे की कक्षा का कार्य भी नहीं कर सकते। ऐसे बालक पिछड़े बालक कहलाते हैं। बालक के पिछड़ेपन का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है बौद्धिक क्षमता की कमी। बर्ड के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से नीचे है वे पिछड़े बालक कहलाते हैं। दूसरा है वातावरण का प्रभाव। बच्चों पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर घर में सभी पढ़े लिखे हैं तो बच्चों की इच्छा भी पढ़ने वाली होती है। तीसरा है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष की वजह से भी बच्चे शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। अंधे, बहरे, गूंगे बालकों में पिछड़ेपन का उनकी शारीरिक विकलांगता ही होती है। चौथा है स्वभाव संबंधी दोष। कई बार स्वभाव संबंधी दोष की वजह से भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। ये अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिनकी वजह से इनकी पढ़ाई की ओर रुझान जो है वो कम हो जाता है। 5वां है कर्तव्य त्यागिता।
जब बच्चे अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते तो भी वो पिछड़ जाते हैं। जब छात्र अध्यापक की बात ध्यानपूर्वक ना सुनकर टाल देते हैं तो भी वे पिछड़ जाते हैं। पिछड़े बालकों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए, अब हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहला है व्यक्तिगत ध्यान। अध्यापकों को बच्चों की समस्या का व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों की तरफ उनका अध्यापक का विशेष ध्यान होना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। दूसरा है मानसिक क्षमता के अनुसार शिक्षा। हमेशा शिक्षा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पाठ्यचर्या को मानसिक क्षमता के अनुसार नहीं पढ़ाएंगे तो वे पिछड़ जाएंगे। तीसरा है उपयुक्त वातावरण प्रदान करके। बालकों को उपयुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि वे ना पिछड़ जाएं। अध्यापकों को इनको पढ़ाते समय पहल करने का मौका देना चाहिए। चौथा है शारीरिक दोषों में सुधार लाकर। अध्यापक को पढ़ाते समय अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। देखने वाले अगर वीक हैं तो उनको आगे बिठाना चाहिए, बहरों को कान की मशीन देकर, अंगड़े बच्चों के लिए कुर्सी आदि की व्यवस्था करवाकर, ये सारी चीज़ें अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान देनी चाहिए और सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से भी उन्हें अवगत कराना चाहिए। अब हम बात करेंगे सृजनात्मक बालक की। जब व्यक्ति पहले से स्थापित विचारों या वस्तुओं को किसी नए परिप्रेक्ष्य में रखकर या उसकी नई उपयोगिता प्रस्तुत करके उसमें परिवर्तन या रूपांतर करता है तो उसे सृजनशीलता कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो, किंतु सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होता है। अब हम देखेंगे सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 120 से ज़्यादा होती है। किसी भी काम को करते समय थोड़ा हट के सोचते हैं। समीक्षा अलग अलग ढंग से होती है इनकी। तार्किक चिंतन का प्रयोग करते हैं। इनकी स्वायत्ता की भावना अधिक होती है। ये अधिक संवेदनशील होते हैं और नए कार्य को करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। सृजनशील बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? पहला है प्रतियोगिता। सृजनशील बालकों को प्रतियोगिता का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगिताओं में भाग लेने से उनकी सृजनात्मकता में, उनके चिंतन में वृद्धि होगी। दूसरा है व्यक्तिगत ध्यान। सृजनशील छात्रों पर विशेष ध्यान देकर शिक्षा प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इनकी सोचने समझने की क्षमता काफ़ी उच्च होती है। तीसरा है प्रयोगशाला का उपयोग। सृजनशील बालक रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, अतः इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोगशाला के अवसर प्रदान करने चाहिए। अब हम बात करेंगे समस्यात्मक बालक की। जो बच्चे दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। जैसे कक्षा में इशारे करना, नाखून काटना, किसी को पीछे से मारना, झूठ बोलने वाले व्यक्ति या बालक या भयभीत रहने वाले बालक, ये सभी बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। समस्यात्मक बालक की शिक्षा एवं उपचार। पहला है घरेलू वातावरण में सुधार। घरेलू वातावरण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर घर में झगड़े होंगे तो बालक उन्हें देखकर उसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। दूसरा है अच्छी अध्यापन विधियाँ। छोटे बच्चों को पढ़ाते समय अध्यापन की अच्छी विधियाँ प्रयोग में लानी चाहिए। समस्यात्मक बालकों के लिए किंडरगार्टन और मोंटेसरी शिक्षा पद्धति एक अच्छी शिक्षा का उदाहरण है। तीसरा है स्कूल का अनुशासन। स्कूल में सारी प्रतिक्रियाएं व्यवस्थित होनी चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल का वातावरण अधिक कठोर नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे पक्षपात, जातीयता और बुराइयों से दूर रहें। चौथा है अभिरुचि एवं अभिक्षमता के अनुसार शिक्षा। बच्चों की अभिक्षमता को पहचान कर उसके अनुकूल शिक्षा देने के प्रावधान पर बल देना चाहिए। बच्चों को अभिरुचि के अनुसार शिक्षा देने से उनका स्तर बढ़ता चला जाता है। पांचवा है मनोरंजन की सुविधा। मनोरंजन की पर्याप्त सुविधा न होने से बच्चे समस्यात्मक व्यवहार उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। यदि स्कूल में उनके लिए अभिरुचि के अनुकूल खेल, नाटक, ड्रामा, संगीत आदि की व्यवस्था समय समय पर ना की जाए तो वे समस्यात्मक बन जाते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो उनकी पढ़ाई में रुचि बनी रहती है। अब हम बात करेंगे अपराधी बालकों की।
बाल अपराध एक कानूनी पद है। इससे तात्पर्य उन बालकों से है जिनसे अपराध होता है, जिनकी आयु 18 साल से कम होती है, जैसे चोरी करना, मारपीट करना, खून करना, बलात्कार करना इत्यादि। अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा। इन बालकों के लिए 2 प्रमुख उपाय हैं, निरोधात्मक प्रविधियां और रोगनाशक प्रविधियां। सबसे पहले हम बात करेंगे निरोधात्मक प्रविधियों की। इन प्रविधियों के समर्थकों का विश्वास है कि किसी बालक को अपराधी बनाकर या फिर उसमें सुधार लाने की अपेक्षा कहीं अच्छा है कि इसे अपराधी बनने से रोक लिया जाए। इनमें से कुछ प्रमुख या महत्वपूर्ण प्रविधियां इस प्रकार हैं। माता पिता का स्नेह या ध्यान, उपयुक्त घरेलू वातावरण, उपयुक्त इच्छाओं की पूर्ति, उपयुक्त घरेलू अनुशासन, उचित शिक्षा या स्कूल का उचित व्यवहार एवं अनुशासन के द्वारा इनका समाधान किया जा सकता है। दूसरा है रोगनाशक प्रविधियां। यह बालक के अपराधी होने के बाद अपनाई जाती हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है, बालक को न्यायालय में उपस्थित किया जाता है और जज उनसे अनौपचारिक ढंग से पूछताछ करते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक विधि। इसके द्वारा बालकों को परामर्श और अपराधियों में सूझबूझ एवं समझ उत्पन्न करके उनके व्यवहार, उनके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है व्यवहारात्मक विधि। इसके द्वारा बच्चों को उपयुक्त पुनर्बलन देकर उनके नए व्यवहारों के साथ अनुबंधन किया जाता है। और चौथा है पुनर्वास विधि। इसके द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें वह स्वतः ही अपराध ना करने की प्रेरणा उसकी तीव्र होती है और वह अपराध करना छोड़ देता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।